और छत्तीसगढ़ की 40 सीटों पर लीड कर रही है क्लीन स्वीप। न्यूज 18 के एग्जिट पोल पर मोहर लगा रही है जनता। बधाई आपको कि हमने मध्य प्रदेश में जो संकल्प रखा था कि 29 की 29 सीटें जीतेंगे, हम उस संकल्प को पूरा होते हुए देख रहे हैं। तो मैं दोनों हाथ जोड़कर सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के मतदाताओं का और जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अपने नेता देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का और प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी का हृदय से अभिनंदन है। पार्टी के अध्यक्ष को बधाई कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहे हैं। अगर छत्तीसगढ़ को भी हम जोड़ते हैं तो पिछला आंकड़ा हम उसको एज इट इज रख रहे हैं और उसमें कोई नुकसान हमको नहीं है। तो एक प्रकार से पुराना मध्य प्रदेश वो भारतीय जनता पार्टी की आशाओं के अनुरूप, अपने नेतृत्व की इच्छा के अनुरूप पूरा उसने किया है। ये हमारी बड़ी सफलता है, इससे हम सब गौरवान्वित भी हैं। बिल्कुल। और प्रहलाद जी, यहाँ पर मुझे एक बयान याद आ रहा है शिवराज सिंह चौहान का कि 29 कमल की माला वो प्रधानमंत्री जी को पहनाएंगे अगर ये जो रुझान इसी तरह बने रहे और ये एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो जाएंगे। क्या तैयारी उसको लेकर है आप सभी लोगों की? क्योंकि जैसे ही विधानसभा चुनाव में हमने आपको भी देखा था, आप काफी ज्यादा फील्ड पर नजर आए थे और लोकसभा चुनाव में भी आप जगह जगह पर गए, आपने लोगों से बात की। उससे भी बड़ी चीज आपका एक वीडियो जो काफी ज्यादा वायरल हुआ था जब आप गाय की सेवा कर रहे थे और उस टाइम पर भी लोगों ने इसको चुनाव से जोड़ा था। लेकिन ये क्लीन स्वीप जो आप मध्य प्रदेश में नजर आ रही है, इसकी तैयारी कैसे रहेगी आप लोग की आगे? नहीं, मुझे लगता है कि हमारे संकल्प में अगर हमें कोई कमी बेशी नहीं रही है तो ये हम सब पूरी टीम के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है। जो लक्ष्य पार्टी ने दिया था या हमने लिया था उसे हमने पूरा किया और इसलिए स्वाभाविक तरीके से मतदाता और कार्यकर्ता अभिनंदन के पात्र हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि इसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार जो बहुत बहुमत के साथ आई है, केंद्र के साथ मिलकर हम विकास के कामों में तेजी के साथ लगेंगे, यही हमारा लक्ष्य है। प्रहलाद जी, एक और सवाल। अब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से थोड़ा बाहर चलते हैं, क्योंकि केंद्र की राजनीति में भी आपने बहुत लंबा समय गुजारा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी तक के रुझान बहुत बड़ा नुकसान दे रहे हैं। अभी बीजेपी को, पूरे एनडीए को एक बड़ा बढ़त आपने 2019 में बनाई थी वो कम होती नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी का अंडर करंट रुझानों में दिखाई दे रहा है। नहीं, ये बात जो आंकड़े दिख रहे हैं उस आंकड़े को झुटलाने का कोई कारण नहीं है। लेकिन मैं देख रहा था कि उसमें लीड सैकड़ों में है। ये सैकड़ों में एक लोकसभा क्षेत्र में 2000 से ज्यादा मतदान केंद्र होते हैं। अगर किसी की लीड 400 या 500 है तो ये लीड कब बदल जाएगी पता नहीं चलेगा। इसलिए मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का जो चित्र दिख रहा है वो वास्तव में हमारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि लीड जो अंतर है वो इतना कम है कि अंतिम समय तक परिणाम क्या आएंगे इसके लिए मुझे लगता है हम सबको इंतजार करना पड़ेगा। मेरा विश्वास है कि हम भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के उस आंकड़े को अकेली दम पर पार करे और उसके बाद हम आगे बढ़े, ये अपेक्षा जरूर पार्टी की है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र को भी आप समझ पा रहे हैं? हाँ, महाराष्ट्र में मैं जाता रहा हूं, क्लस्टर का इंचार्ज था। वो वहां की राजनीतिक परिस्थितियां इतनी ऐसी थी कि जो क्रिटिकल थी उसके आधार पर वहां पर परिणाम कुछ 19-20 हो सकते हैं, ये अंदाजा पार्टी को था। प्रहलाद जी, अभी चूंकि अभी विधानसभा चुनाव भी अब इस लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में फिर से होने, आपको क्या लगता है कि ये रुझान अगर परिणामों में खुदा न खास्ता बदल भी गए तो क्या वो विधानसभा चुनाव भी प्रभावित होंगे? क्योंकि एक दूसरा टेन्योर आप लोगों का राज्य में चल रहा है, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। अरे भाई, इसकी बातें तो बाद में हो सकती हैं। आज मुझे लगता नहीं, एक बार परिणाम का अंतिम चरण आने दीजिए। मुझे नहीं लगता कि जो चित्र अभी दिख रहा है वैसा ही परिणाम आएंगे, ऐसा मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने आंकड़े को पर्याप्त मात्रा में वहां तक पहुंचाने में सफल होगी। प्रहलाद जी, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना या फिर प्रधानमंत्री वाला फैक्टर, आपको क्या लगता है दोनों में से किस फैक्टर का सबसे ज्यादा प्रभाव आपको लगा है एमपी में? भारतीय जनता पार्टी और उसका विकास जी। और एक महत्वपूर्ण बात और ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने, सभी बड़े नेताओं ने 400 पार का एक दावा किया था और फिर बाद में जब चर्चा हुई तो ये हुआ कि ये विपक्ष तो 400 के आंकड़े में उलझकर रह गया। वो स्ट्रैटेजी एक कारगर सिद्ध आपको नजर आ रही है या फिर वो 400 का आंकड़ा रिजल्ट आने तक उसके आसपास पहुंचने की संभावनाएं दिख रही है अभी प्रहलाद जी को भी? मुझे लगता है कि ये लक्ष्य था और बोला उसी लक्ष्य में हमने कहा था कि हमारे पास में एक सीट जोड़ने के लिए, इसलिए 29 में से 29 जोड़ेंगे। हम सफल हुए। कहीं हो सकता है कि हम
उस सफलता में अपना योगदान न कर पाए हो, इस पर हमारी पार्टी बाद में विचार करेगी। दिग्विजय सिंह जी से सुबह बात जब हम कर रहे थे तो हमारे रिपोर्टर उनके साथ मौजूद थे, वो मंदिर में दर्शन कर रहे थे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अभी रुकिए, एक शॉक लगेगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। दिग्विजय सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता है, उन्होंने बहुत मेहनत की है और इसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूं, लेकिन वो चुनाव नहीं जीतेंगे ऐसा मैं मानता हूं। कई बड़े लीडर्स ने एक इमोशनल अपील की थी इस लोकसभा चुनाव में कि ये मेरा आखिरी चुनाव हो सकता है या ये मेरा आखिरी चुनाव है, उसका भी कोई परिणाम दिखाई नहीं दिया। आप क्या मानते हैं, जनता अब जागरूक हो चुकी है, वो काम पर ही वोट करेगी? नहीं, मुझे लगता है दिग्विजय सिंह जी की ही बात कर रहे हैं, उन्हीं ने ये बात कही थी और इसलिए मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह के प्रति मेरा सम्मान है। उम्र के लिहाज से वो इस प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने इस उम्र में मेहनत भी बहुत की, लेकिन उनको इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि उनकी नीतियां, कांग्रेस की नीतियां वो मतदाता को पसंद नहीं है। ये बात सच है कि उन्होंने मेहनत बहुत की और मैं इसलिए उनको साधुवाद देता हूं। प्रहलाद जी, आप अपनी साफगोई के लिए भी हमेशा जाने जाते हैं, मीडिया में भी जब आपके बयान चलाए जाते हैं, चर्चा होती है, तो आपकी साफगोई और ईमानदारी से बात रखने का भी एक विषय हमेशा चर्चा में रहता है। ये जो अगर अभी तक के जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, टोटल में एनडीए थोड़ी पिछड़ रही है, ये पिछड़ना जरूरी था, विपक्ष को मजबूत होना जरूरी था, या फिर जो 400 का लक्ष्य आपने लिया था, अगर वो लक्ष्य हासिल हो जाता तो ज्यादा स्थिर सरकार मिलती? तीसरी बार मोदी सरकार, जो संकल्प है यहीं तक रहने दीजिए, बाद में बात करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रहलाद जी, समय निकालकर न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए। अग्रिम बधाई, अग्रिम शुभकामनाएं, और इन 40 सीटों के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो आपने परफॉर्म किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रहलाद पटेल, अंशिका जिस तरह से कह रहे हैं कि अभी इस बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे, और एक हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर नजर आई। के शर्मा जी, इस मुस्कान के कैसे आप मायने निकालते हैं? उससे भी बड़ी बात तो यह है आशीष की यहाँ पर केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय मंत्री पीछे हैं फिलहाल। यूपी में सपा आगे नजर आ रही है, रुझानों में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी आगे नजर आ रही है, और यूपी में सपा से आगे बीजेपी निकलती हुई अब धीरे धीरे नजर आ रही है, और 6 केंद्रीय मंत्री लेकिन यूपी में पीछे नजर आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश अभी मुझे लगता है कि बहुत ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा चेंजेस नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से मेहनत यूपी में कई नेताओं ने लगाई थी, बड़ी बड़ी रैलियां, और मैं कहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन में 3-3, 4-4 जगहों पर रैलियां की थी, अमित शाह भी मौजूद रहे थे, लेकिन कुछ शॉकिंग रुझान जो है अभी के सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, के शर्मा जी, वो सवाल एक बार फिर से दोहरा देता हूं मैं, लेकिन इस बड़ी खबर से जोड़ करके आप जवाब। उमेश घोरमोड़े जी हमारे साथ जुड़ गए। शर्मा जी, मैं लौटूंगा आपके पास। उमेश घोरमोड़े जी, बीजेपी के कैंडिडेट्स लीड कर रहे हैं 40 सीटों पर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की मेहनत सफल होती नजर आ रही है? जी, निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में हमने सभी की सभी सीटों का लक्ष्य रखा था, और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के रुझान आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि 2003-4 से जो 2004 के लोकसभा चुनाव हुए थे, उस ट्रेंड को बरकरार रखते हुए मध्य प्रदेश ने आज 24 के अंदर भी उसी प्रकार से आगे बढ़ रहा है।